इंडिया और चाइना की वॉर की एक ऐसी कहानी जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा कानून जो इस देश को, इंडिया को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है और जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और क्या चाइना की आर्मी सच में इंडिया के अंदर आई है या नहीं आई है, सच क्या है? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इनके पीछे की इंटरेस्टिंग कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना। फैक्ट नंबर 20, आजकल हम बहुत सारा इंडिया चाइना देख रहे हैं, इंडिया वर्सेस चाइना। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से 20-30 साल पहले इंडिया और चाइना बिल्कुल सेम थे, पावर में सेम थे, मिलिट्री पावर में सेम थे। तो उसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। साल 1988 में इंडिया की जीडीपी $290 बिलियन थी और चाइना की थी 300, मतलब लगभग बराबर। उसके बाद 10 साल के बाद इंडिया की जीडीपी हो गई $420 बिलियन और चाइना की हो गई $1 ट्रिलियन। वो हमसे बहुत आगे निकल गया। और साल 1998 में जो इंडिया का डिफेंस बजट था, मतलब कि जो हम पैसा खर्च करते थे अपने डिफेंस पे, वो था $24 बिलियन और चाइना का हो गया था $34 बिलियन। और आज की तारीख में साल 2020 में चाइना इंडिया से 5 गुना बड़ा हो गया है इकोनॉमिक पावर में। इंडिया की इकोनॉमी है $1.2 ट्रिलियन और चाइना की हो गई है $4.6 ट्रिलियन। और इसी का नतीजा ये है कि आज की तारीख में जो डिफेंस बजट है इंडिया का, उससे 3 गुना ज्यादा डिफेंस बजट है चाइना का। इंडिया साल के खर्च करता है $44 बिलियन, वहीं चाइना खर्च करता है $133 बिलियन। हम दोनों देश 1980s में बिल्कुल सेम थे, लेकिन उसके बाद चाइना के नेताओं ने अच्छे काम किए, देश पर फोकस किया, बहुत अच्छे से काम किया। वहीं हमारे नेताओं ने जी भर के करप्शन किया और जिसकी वजह से आज जो दशा हमारी है वो उसी की वजह से है। अगर हमारे नेता भी चाइना के नेताओं की तरह बिल्कुल अच्छे से काम करते तो आज की तारीख में हमारे जो आर्मी वाले बंदे हैं उन्हें भी वही डिफेंसेस के वही सामान मिल पाते, उतने ही हाईटेक सामान मिल पाते जितने की आज की तारीख में चाइना के सोल्जर्स यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 19, जो इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी 1962 में हुई थी और उसके बाद 1967 में एक खतरनाक युद्ध हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, जिसमें इंडिया ने चाइना को हराया था। इंडिया के लगभग 80 सैनिक मार्टिर हो गए थे, शहीद हो गए थे, वहीं चाइना के लगभग 400 सैनिक मारे गए थे। हम सबको लगता है 1967 के बाद कोई भी इंडिया और चाइना के बॉर्डर में कोई गोली नहीं चली है, लेकिन ये गलत है। बात है सिक्किम की। इंडियन आर्मी के असम राइफल्स के कुछ सैनिक गए हुए थे वहां पे पेट्रोलिंग करने के लिए इंडिया चाइना बॉर्डर पे। तभी चाइना के सैनिकों ने एम्बुश लगाया और उनको धोखे से 4 गोलियां मारी और चारों सैनिकों को मार दिया। तो ये था लास्ट इंस्टेंस जब इंडिया और चाइना बॉर्डर पर गोली चली थी। और उसके बाद जो अभी जून में हो रहे हैं वो आपको बताइए। फैक्ट नंबर 18, किसी भी देश को कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका नॉर्थ कोरिया यूज करता है और दूसरा तरीका दुनिया के बहुत सारे डेमोक्रेसीज यूज करते हैं। आप बताना कि हमारा देश कौन से वाले में, ठीक है? पहले वाले तरीके में क्या होता है नॉर्थ कोरिया में कि दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन देश के अंदर आने नहीं देते, पूरे इंटरनेट को कंट्रोल कर लो और कोई भी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचने ही मत दो। ये पहला तरीका होता है जनता को कंट्रोल करने का। वहीं दूसरा तरीका ऐसा होता है, उसमें क्या होता है कि जनता को इतनी सारी इंफॉर्मेशन दो, इतनी सारी फेक न्यूज़ फैलाओ, इतनी सारी नॉलेज से भर दो उन्हें फालतू की, कि वो कभी ये सोच ही नहीं पाए कि सही सवाल उठाना कैसे है। जनता को इतनी सारी फेक न्यूज़ दो, अपने सारे आईटी हैंडल्स बनाओ कि जनता कभी सच तक पहुंच ही ना पाए। और इसके लिए यूज़ करो उस देश की मीडिया का, जो आपको दिन भर बहुत सारी फालतू की इन्फॉर्मेशन से भरती रहेगी आपका दिमाग, ताकि आपका दिमाग कभी खाली हो ही ना सके ये सवाल पूछने के लिए कि जो हमारे टैक्सेस से सरकार चल रही है, उस टैक्सेस से सरकार हमारे लिए कुछ कर भी रही है कि नहीं कर रही है, जो जॉब्स हैं वो आ रही है कि नहीं आ रही है। फैक्ट नंबर 17, अभी 1-2 महीने से इंडिया चाइना के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि चाइना वाले इंडिया के अंदर आए थे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं आए थे। बहुत सारे नेताओं ने बोल दिया टीवी पे आके कि कोई नहीं आया था, सब बढ़िया है। लेकिन इसमें सच क्या है? देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में जो हम दिखाते हैं इंडिया का मैप जो असली में है, उसमें अक्साई चीन आता है। तो इसका मतलब कि जो चाइना के सोल्जर्स है वो पहले से इंडिया की धरती पर बैठे हुए हैं, जो हम दुनिया को दिखाते हैं कि हमारा मैप है, ठीक है? उसके बाद अप्रैल मई के महीने से जून के महीने से लगातार चाइना के सैनिक इंडिया की धरती पर आकर उन्होंने अपने बड़े बड़े टेंट और मजबूत टेंट बना लिए हैं, जो कि परमानेंट है, ऐसा नहीं कि टेम्पररी है। और ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये बात मुझे पता चलती है जो वेटरन्स हैं, आर्मी वेटरन्स हैं, जो रिटायर हो चुके हैं और बहुत सारी नॉलेज देते हैं, जो सच बताते हैं। उनको कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, वो सच बताते हैं। उन्होंने ये क्लियरली कहा है, मैप में दिखाया है। अब तो गूगल मैप से दिख भी रहा है कि जो चाइना के सैनिक हैं वो इंडिया की धरती पर आके बैठ गए हैं और वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। फैक्ट नंबर 16, बात है साल 1950s की। तब चाइना के प्रेसिडेंट थे माओ जेडोंग। उनका एक स्टेटमेंट है जो आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक बात कही थी चाइना के लिए
कि चाइना देश जब भी किसी दूसरे देश के साथ नेगोशिएशंस करता है, मतलब बातें करता है, तो वे केवल दो पर्पस की वजह से करता है। पहला कि जब वो बातें चल रही हो तो उस टाइम पर अपनी आर्मी को कैसे मजबूत करना है, अपनी आर्मी को जहाँ पे वॉर होने वाली है वहाँ पे इकट्ठा कैसे करना है, और दूसरा दूसरे देश को कैसे फ्रस्ट्रेट करना है, बातों ही बातों में ऐसे ऐसे घुमाते रहो उसे कि वो एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाए। और वही काम चाइना आज की तारीख में इंडिया के साथ कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि बहुत सारे आर्मी मीटिंग्स हो रही हैं जिसमें वो बोलता कुछ है करता कुछ है, धोखा देता है, ठीक है। और वहीं जब पॉलिटिकल लेवल पे बातें होती हैं वहाँ पे भी झूठ बोलता है और करता अपने मन की है बाद में, ठीक है। तो ऐसे करके वो हमारी आर्मी को फ्रस्ट्रेट कर रहा है और अपनी आर्मी को लद्दाख बॉर्डर पर लगातार बढ़ाते रह रहे हैं। 10,000 से ऊपर लोग वहाँ पे 10,000 से ऊपर सैनिक वहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 15, आजकल आपने बहुत सारा सुना होगा कि बॉयकॉट चाइना, जिसकी शुरुआत की है सोनम वांगचुक ने, जिन पर बेस्ड थी 3 इडियट्स मूवी। लेकिन क्या आपको पता है कि सोनम वांगचुक ने बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस किए हैं जिसकी वजह से इंडिया के बाहर भी उनका बहुत सारा नाम है। और उसी में से एक इन्वेंशन है आइस स्तूपा का। इसमें क्या होता है कि लद्दाख में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत होती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब ठंडियों में टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो नदी के पानी को एक साइड लेके जाते हैं और उस पानी से बहुत बड़ा स्तूपा बना लेते हैं आइस का। और जब गर्मियों के दिन होते हैं, जब पानी की दिक्कत होती है, तो उस आइस स्तूपा को पिघला कर वो अपने पानी का यूज करते हैं। और इसी इन्वेंशन की वजह से सोनम वांगचुक को पूरी दुनिया में बहुत सारे अवार्ड्स और मेडल्स भी मिले हैं। फैक्ट नंबर 14, आजकल हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं गलवान वैली के बारे में। तो गलवान वैली की हिस्ट्री जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, आज से लगभग 100 साल पहले साल 1885 में ब्रिटिशर्स जा रहे थे वहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए, घूमने के लिए। तभी क्या हो कि वहाँ पे वो लोग गुम हो गए, ट्रैकिंग करते करते वो रास्ता भूल गए थे। तभी उन्हें वहाँ पे एक लड़का मिला, टीनेजर था 20-21 साल का, उसका नाम था गुलाम रसूल गलवान। तो जब उस बच्चे ने ब्रिटिशर्स को सही रास्ता दिखाया और वहाँ से उनकी जान बचाई, तो ब्रिटिशर्स ने खुश होके उसके नाम पर उस वैली का नाम रख दिया गलवान वैली। और आज की तारीख में वो वैली है जहाँ पे इंडिया और चाइना का भी लड़ाई चल रही है, और उस वैली को चाइना बोलता है कि वो हमारी है, जबकि उस वैली का नाम ही एक इंडियन बंदे के नाम पर रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 13, आपने सुना होगा कि पूरी दुनिया वाइब्रेशंस है, हम भी वाइब्रेशंस हैं, और जो पूरे के पूरे यूनिवर्स हैं वो वाइब्रेशंस पे काम करता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बंदे ने पेंटिंग बनाई, जो पेंटिंग मुझे बहुत शानदार लगी। मैंने वीडियो देखा तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसने क्या किया कि एक पेपर लिया, एक कपड़ा लिया, कपड़े के ऊपर उसने बहुत सारे पार्टिकल्स को रख दिया और वाइब्रेट करने लगा, और वाइब्रेशंस के हिसाब से अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनने लग गई, जो दिखने में बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर लग रही है। फैक्ट नंबर 12, आप इस पिक्चर को एक बार ध्यान से देखो। इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि बहुत सारे सैनिक जा रहे हैं और एक सैनिक ने अपने कंधे पर एक गधे को बिठाया हुआ है। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्या लगता है आपको? ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको गधे से बहुत ज़्यादा प्यार है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की ये फोटो है। उस समय जो लैंड माइन्स होती थी वो बहुत ज़्यादा बिछाई जाती थी, और उसके ऊपर अगर एक भी बंदे ने पाँव रखा तो आसपास के सारे बंदे मारे जाएंगे। और वो गधे को अपने साथ लेके जा रहे थे क्योंकि गधे से बहुत ज़्यादा सामान उठवाना होता है। लेकिन उस टाइम पर जब उन्हें पता था कि सामने लैंड माइन्स आने वाली है, और अगर गधे ने उसके ऊपर पाँव रख दिया तो गधा तो मरेगा ही, उसके साथ साथ जितने सैनिक हैं सब मरेंगे। इसलिए वो गधे को अपनी पीठ पर बिल्कुल मस्त तरीके से ले जा रहे हैं और गधे मजे कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 11, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। इस 2 शब्दों को याद रखना। इन 2 शब्दों की वजह से हमारा देश बर्बादी की तरफ बहुत खतरनाक तरीके से जा रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ। इंडिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? इलेक्शंस में कौन लड़ते हैं? पार्टियां लड़ती हैं, और पार्टियों को लड़ने के लिए चाहिए होते हैं पैसे। और वो पैसे आते कहाँ से हैं? पैसे उन्हें देते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे टाटा अंबानी देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, ठीक है। आज से 3-4 साल पहले तक ये लॉ था कि जो भी उन्हें डोनेशन मिलेगा उसके बारे में हमें पता रहेगा कि वो पैसा आ कहाँ से रहा है। लेकिन एक बहुत ही शानदार लॉ लेके आया है जिससे कि देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, और उस लॉ का नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। उसमें क्या होगा कि उन्हें पार्टीज को कौन पैसा दे रहा है ये किसी को कभी भी पता नहीं चलेगा, जनता कभी जान ही नहीं सकती। और इससे होगा क्या? इससे देश बर्बाद कैसे होगा? देखो, चाइना की कोई भी कंपनी, चाइना की स्पाई एजेंसी, रशिया की स्पाई एजेंसी, KGB, USA की एजेंसी किसी भी पार्टी को पैसा दे सकती है और उस पार्टी से को हेल्प कर सकती है इलेक्शन जीतने में। और इलेक्शन जीतने के बाद वो पार्टी देश के लिए काम नहीं करेगी, देश की जनता के लिए काम नहीं करेगी, वो पार्टी काम करेगी उसके लिए जिसने उसे पैसे दिए। अब वो पैसा उसे चाइना से आया, रशिया से आया, USA से आया, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो तभी आपको लगता होगा कभी कभी कोई नेता जो हमारे हैं वो डिसीजन ऐसे लेते हैं जिससे देश को फ़ायदा नहीं होता, किसी और देश को फ़ायदा होता है।
तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में उस पार्टी को जीतने के लिए विदेश से पैसा आया हो, फॉरेन से पैसा आया हो, और उस पैसे का वो अभी कर्ज निभा रहा हो और उसी देश के लिए काम कर रहा हो और एक्टिंग ऐसे कर रहा हो कि जैसे हमारे देश के लिए काम कर रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट से बताना। फैक्ट नंबर 10, काला कच्चा गैंग। ये एक ऐसी गैंग थी पंजाब में जो चोरी करती थी। चोरी तो सब करते थे, ये अलग क्या करते थे? ये क्या करते थे कि चोरी करने से पहले ये अपनी पूरी बॉडी पर ग्रीस लगा लेते थे और फिर जाते थे चोरी करने के लिए। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि चोरी करने के बाद जब लोग इन्हें पकड़ने की कोशिश करते थे तो ये इतनी तेजी से भागते थे और इनकी बॉडी पर ग्रीस लगा होता था तो कोई भी इन्हें पकड़ ही नहीं पाता था। तो ये बहुत ही शानदार तरीका था पंजाब के चोरों का। फैक्ट नंबर 9, आप इस तस्वीर को ध्यान से देखो। आपको इसमें क्या दिख रहा है? कोई पौधा दिख रहा है या फिर कोई कीड़ा दिख रहा है? जो आपको फूल दिख रहा है ना इसमें, वो कोई फूल नहीं है, वो एक कीड़ा है। इस कीड़े की टेक्निक होती है कि वो अपने शेप को चेंज कर लेता है और एक फूल की तरह बन जाता है ताकि जो भी इसके शिकार है उसके पास आए, और जब वो पास आएंगे तो उनका खेल हो जाएगा। नेचर के बारे में हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन फिर नेचर एक ऐसा पैंतरा फेंकती है कि हमें लगता है कि यार हमें तो अभी कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। फैक्ट नंबर 18, ये फैक्ट है एक लड़की का जिसने एक लेगिंग्स पहनी हुई थी और उस लेगिंग्स का कलर था स्नेक शेप्ड। मतलब कि कोई बंदा जो उसे पहली बार देखेगा तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसने सांप लेटा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी ही लड़की एक बार लेटी हुई थी और बेड से बाहर, रजाई के बाहर इसका एक पाँव निकला हुआ था। तभी उसके पापा आते हैं कमरे के अंदर, वो अचानक से शॉक हो जाते हैं कि उन्हें लगता है ये तो सांप है। फिर उठाते हैं अपना बैट और बैट से तोड़ देते हैं उसकी लड़की की टांग। उन्हें लगता है कि मैं सांप को मार रहा हूँ, लेकिन लड़की की टांग टूट जाती है। ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 7, नासा ने ऐसी बहुत सारी इन्वेंशंस की हैं जिसका यूज हम आज की तारीख में करते हैं, और ऐसा ही एक नया तरीका जो नई इन्वेंशन होने वाली है उस नए तरीके में आता है। तो जब भी नासा के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जब बाहर जाते हैं स्पेस सूट में तो वो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा ठंडी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी को फेस करते हैं। तो उसी चीज़ का यूज़ करते हुए, उसी कपड़े का यूज़ करते हुए एक कंपनी है जिसका नाम है ओरोस। उसने एक ऐसा कपड़ा बनाया है जो बहुत एक्सट्रीम ठंडी को सफ़र कर सकता है, बहुत ही एक्सट्रीम ठंडी को झेल सकता है। इस कपड़े को पहनने के बाद बाहर चाहे जितनी भी ज़्यादा ठंडी हो जाए, अंदर आपको हमेशा गर्म लगेगा। और इसी चीज़ का टेस्ट करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन को इसके ऊपर फेंका गया जो कि बहुत ठंडी होती है। उसके बाद भी जो इसके अंदर इंसान था जिसने कपड़ा पहन रखा था उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। फैक्ट नंबर 6, हर सेकंड इस दुनिया में कितने बच्चे पैदा होते हैं? हर सेकंड इस दुनिया में 4 बच्चे पैदा होते हैं। इसके हिसाब से हर मिनट में 250 बच्चे पैदा होते हैं, हर घंटे में 15,000 बच्चे पैदा होते हैं और एक दिन में 3,60,000 बच्चे पैदा होते हैं। फैक्ट नंबर 5, एक ऐसी मिर्ची जिसे खाने के बाद आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन ये जो मिर्ची है ये कोई नेचुरल नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया और उस मिर्ची का नाम है ड्रैगन्स ब्रेथ चिली पेपर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी खतरनाक मिर्च को बनाया क्यों गया? इसलिए बनाया गया था ताकि एनेस्थीसिया दिया जा सके। किसी इंसान का जब ऑपरेशन करना है तो उसकी स्किन पर लगाकर उसकी स्किन को नम किया जा सके, इसलिए इस मिर्च का इन्वेंशन हुआ था। इस मिर्च को बनाने वाले माइक स्मिथ कहते हैं कि जब उन्होंने इस मिर्च को थोड़ा सा अपनी जुबान के बिल्कुल टच किया था तो उन्हें इतना दर्द हुआ जितना कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि जो ट्विंस पैदा होने की जो रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। आज से 200 साल पहले जितने ट्विंस पैदा होते थे उसके 100 साल के बाद बहुत ज़्यादा होने लग गए। मतलब 18वीं शताब्दी में जितने होते थे 19वीं शताब्दी में उसके ज़्यादा होने लग गए। और आज की तारीख में ट्विंस इतने ज़्यादा पैदा होते हैं जितने कि आज से पहले कभी नहीं होते थे। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी लेडी बहुत लेट उम्र में बच्चा पैदा करती हैं तो उसके ट्विंस पैदा होने की संभावना, पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई हो जाती है। और आज की तारीख में लड़कियां बहुत ही लेट उम्र में शादी करती हैं और इसी की वजह से जो ट्विंस हैं वो बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं पुराने समय के मुकाबले। फैक्ट नंबर 2, अगर आप 1980s में से 30-40 साल पहले किसी भी बच्चे से पूछते कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है तो वो बोलता था कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है बड़े होकर। क्यों? इसलिए क्योंकि उस समय जिन लोगों का सबसे ज्यादा नाम हो रहा था वो थे एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि उस समय बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स धरती से बाहर स्पेस में जा रहे थे। तो जो दुनिया में बोलबाला था तो सारा का सारा एस्ट्रोनॉट्स का था। तो एस्ट्रोनॉट्स बनना उस समय बहुत कूल था, इसलिए उस समय के बच्चे एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते थे। और वहीं हम आज का देखें तो आज के ज़्यादातर बच्चे बनना चाहते हैं यूट्यूबर, क्योंकि यूट्यूबर बनना आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कूल काम है और जो कूल होता है वो बच्चे कॉपी करते हैं। फैक्ट नंबर 1, इंडिया और चाइना की आर्मी का एक ऐसा किस्सा जिसके बारे में जानकर आपको बहुत ही गर्व होगा। देखो, बात है सूडान की, साउथ सूडान जो कि अफ्रीका में पड़ता है। वहाँ पे होता क्या है कि यूएन की तरफ से सारे देशों की सेना जाती है, इंडिया की भी जाती है, चाइना की भी जाती है। तो तभी क्या हुआ कि चाइना की सेना वहाँ पे बैठी हुई थी
प्रोटेक्शन करी थी अपनी जगह की। तभी जो सूडान के बिल्कुल रेबल्स थे, वहाँ के जो गुंडे थे, वो गन्स के साथ आए और वो इतने खतरनाक तरीके से आए कि चाइना की आर्मी के बंदे अपनी पोस्ट को छोड़कर वहाँ से भाग गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया की आर्मी को वहाँ पे रिजर्व में रखा गया था कि कभी कुछ गलत हो जाता है तो इंडिया की आर्मी को रिजर्व में रखा हुआ था। और इंडिया की यूनिट थी 17 कुमाऊं, जो कि उत्तराखंड की है। तो फिर इंडिया की आर्मी को भेजा गया उन रेबल्स से लड़ने के लिए। तो इंडिया की आर्मी ने तब जाकर उन रेबल्स को वहाँ से भगाया और वहाँ के लोगों को वहाँ से बचाया। तो ये हमें दिखाता है कि चाहे चाइना हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो, लेकिन जो करेज की बात होती है, देशभक्ति की बात होती है, जो अंदर दम होता है फौजियों में, वो इंडिया के फौजियों में बहुत ज़्यादा होता है। सेम चीज़ देखी गई थी 1962 में, जब चाइना के हज़ारों सैनिक आ गए थे इंडिया के कुछ 100 सैनिकों के ऊपर। तो इंडिया के सैनिक इतनी बुरी तरीके से लड़े थे कि चाइना के सैनिक ज़्यादा होने के बावजूद भी बिल्कुल दुम दबा के पीछे भागे थे। आप किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछना, वो आपको बताएगा कि 1962 में जो हुआ था वो सच था कि नहीं था। और जो करेज का मामला है, वहाँ पे चाइना की आर्मी ज़्यादा मजबूत है या फिर इंडिया की आर्मी ज़्यादा मजबूत है। और जब भी आप किसी मिलिट्री एक्सपर्ट से पूछोगे कि वॉर लड़ी कैसे जाती है और जीती कैसे जाती है, तो वो ये बताते हैं कि जो वेपन है वो चाहे कितना भी हाईटेक क्यों ना हो, आपकी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि उस वेपन को चलाने वाला जो पीछे बंदा है उसके अंदर करेज कितनी है, उसके जिगर में दम कितना है। तो ये हिस्ट्री भी बताती है हमें और प्रेजेंट भी बताता है कि इंडिया की आर्मी चाइना की आर्मी से बहुत ज़्यादा करेज के मामले में आगे है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, बेकार लगा तो डिसलाइक करना। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ।